चलिए, तो ये मैंने आपको CO2 लोडिंग तो समझा दिया, अब अनलोडिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो CO2 लोडिंग को अगर पूरी कहानी को हमने अगर समराइज करना चाहूँ तो क्या बोलूंगा कि CO2 लोडिंग के दौरान कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। जो 100% CO2 मान लेते कि था टिश्यू लेवल पर, उसमें से 5 से 7% CO2 डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में। सीखो लोडिंग किस फॉर्मेट में हुआ वो ध्यान रखो, तब अभी अनलोडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो 5 से 7% CO2 डायरेक्टली आ गया ब्लड प्लाज्मा में रख गया, ठीक है, टिश्यू लेवल। 70% CO2 गया तो आरबीसी के अंदर, वाटर के साथ रिएक्ट किया, बना कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कार्बनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में बनता है। अब ये तुरंत, हाँ जी, तो अब क्या है कि H2SO3 कार्बोनिक एसिड, चूंकि ये वीक एसिड है तो ये तुरंत डिसोसिएट हो गया किसमें, H+ और SCO3 हमारे यानी कि बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। अब क्या है कि ये H+ धूम धावना मचाएगा यहाँ पे। क्या जो आया है ब्लड टिश्यू लेवल पे, वो आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के रखा हुआ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको हम कल O2 ट्रांसपोर्ट में सिखाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आया है आरबीसी में, सॉरी ऑक्सीडेटेड ब्लड में है आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो अब टिश्यू लेवल पे आने के बाद जो ब्लड में O2 जो डायरेक्टली डिसॉल्व है 3% के आसपास, वो तो चला ही जाता है तुरंत टिश्यू के पास, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है O2, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है आरबीसी के अंदर। अब क्या होता है, ये H+ जो डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड से आया है, ये H+ इसके लिए डिसोसिएटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और ये इसका डिसोसिएशन करवाता है। तो पहले O2 रिलीज करवाता है, O2 चला जाता है कहां, टिश्यू के पास। चलो जी ठीक है। अब क्या हुआ, KHB को भी वो तोड़वा देता है, KHB टूट जाता है K+ और HB- में। अभी HB- का साथ ये H+ कंबाइन हो जाता है और बन जाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब क्या होता है, ये जो कुछ K+ है, कुछ SCO3- के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देता है। लेकिन मेन और मेजर K+ यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है और मेजर SCO3- इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, डोनेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाता है प्लाज्मा में। इसके लिए सेल मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होता है और प्लाज्मा में आने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयन जो है NaCl का डिसोसिएशन करवा देता है और वो Na+ के साथ मिलकर बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बच गई क्लोराइड। क्योंकि जब ये बाइकार्बोनेट इधर आया था तो आरबीसी का एनायनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ था, घट गया था। उसको कंपनसेट करने के लिए अब क्लोराइड मूव करके आ गया कहां, इस आरबीसी के अंदर। तो एनायनिक बैलेंस मेंटेन हो गया। दिस कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर्स फिनोमेना, उन्होंने स्टडी किया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद Cl- K+ के साथ एसोसिएट कर गया, जो K+ फ्री हुआ था KHB के ब्रेकडाउन से, बन गया KCl। अब क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ ये जो 20% ऑक्सीजन और बचा हुआ ये आया और उसके अमीनो एसिड के अमीन टर्मिनल से एन टर्मिनल से जाके बाइंड कर दिया और बन गया HHB-NH3OH हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब देखो एट टिश्यू लेवल 100% CO2 यहाँ लोड हो गया, 7% कहां, डायरेक्टली इन ब्लड प्लाज्मा, 70% इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और थोड़ा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी आरबीसी के अंदर है, ध्यान रहे। और 20% के 25% के आसपास कार्ब हीमोग्लोबिन, लोडिंग कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको बोर्स इफेक्ट भी समझा दिया। बोर्स इफेक्ट ये कहता है कि अगर एट टिश्यू लेवल CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा बनेगा आरबीसी के अंदर, तो H+ आयन भी ज्यादा आएगा और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करवाएगा। ये है बोर्स इफेक्ट। इसका उल्टा भी एप्लीकेबल है, अगर CO2 कम है टिश्यू लेवल पर तो वहां पर कम कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो कम H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो कम होने की वजह से इसका कम ही डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। दिस इज द लोडिंग ऑफ CO2 एट द टिश्यू लेवल। अब चलते हैं ब्रेकडाउन। एट द ब्रेकडाउन कहां होगा बोलो, अनलोडिंग कहां होगा, अनलोडिंग कहां होगा, अनलोडिंग अनलोडिंग ऑफ CO2 कहां होगा, चलिए बोलो, एल्वेोलाई लेवल। तो चलो अब मैं बता रहा हूं आपको अनलोडिंग ऑफ CO2, अनलोडिंग। CO2 अनलोडिंग एट एल्वियोलाई लेवल, ठीक है जी। चलो अब मान लो कि एल्वेलाई है, ठीक है जी, ये एल्वेलाई है। अब आपको तो पता ही है कि अगर ये एल्वेलाई है, लो मैं ऊपर बनाता हूं इधर, ठीक रहेगा। ये एल्वेलाई है, नहीं इधर ही बनाता हूं, फिर डायग्राम समझाने में प्रॉब्लम आएगा। ये एल्वेलाई है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो एल्वेलाई के अंदर PO2 कितना है और PCO2 कितना है, जल्दी। एल्वेलाई के अंदर PO2, अरे बोलो कोई,
पढ़ के सर PCO2 सर वो 40 होगा और PO2 104। ठीक है, चलो। हाँ, अब क्या है कि इधर बना रहा हूं मैं क्या, ब्लड वेसल्स, दैट इज द पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है जी, लो ये देख लो, एल्वेलाई के बगल से गुजर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके अंदर ये आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी, प्लाज्मा भी है। ठीक है, चलो अब ये देखो कि जो एक बात बताओ मुझे, लंग्स के पास ब्लड आता कैसा है, एल्वेलाई के पास ब्लड आता कैसा है, जल्दी बताओ। डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, बहुत अच्छा। और फिर वहां से ब्लड जाता कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। तो हमें यही सीखना है कि एल्वेलाई लेवल पर एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड हो गया, हमें यही सीखना है, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखो इधर से कैसा ब्लड आया है, वो पहले मेरे को जल्दी से बता दो, ब्लड कैसा आया है इधर से। हाँ, कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं जल्दी से कि ये कैसा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैसा ब्लड है, जाएगा जो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 और PCO2 क्या है, फटाफट। PO2 40, PCO2 45। पक्का, PO2 40, PCO2 45। ऐसा कहाँ हुआ था, टिश्यू लेवल पे ऐसा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हुआ है। अब मुझे बता दो कि जब यहां से निकलेगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके, तो PO2 कितना हो जाएगा और PCO2 कितना हो जाएगा, PO2 95, PCO2 40। PO2 95 और PCO2 40 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 40। अब यही सीखना है कि होता कैसे है। आ जाइए, अब मुझे जल्दी से बताओ, जो ब्लड यहां पहुंचा है आरबीसी के पास, वो क्या क्या लेके आया है, मेनली तो CO2 ही लेके आया है, O2 भी है उसमें, तो CO2 किस किस फॉर्मेट में, जल्दी से बताओ। अच्छा, बाहर क्या है, ब्लड प्लाज्मा है ना, चलो 7% CO2 डायरेक्टली डिजॉल्व इन प्लाज्मा है, यस और नो, यस सर। यस सर। 25% O2 कहाँ है, 25% O2 यहाँ पे है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, चलेगा, चले 25% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फार्मूला लिखो जल्दी से, HHB NH, अभी सिखाया था, COOH, यह कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 70% CO2 कहाँ है, जल्दी बोलो, 70% CO2 कहाँ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये है प्लाज्मा में, ये पूरा प्लाज्मा है। तो 100% CO2 है। अब क्या करना है, इन सभी CO2 को रिलीज करवा के कहां भेजना है, एल्वियोलाई में। चलो मुझे जल्दी से बता दो कि ये जो डीऑक्सीजन ब्लड आया है, यहाँ PO2 40 है और एल्वियोलाई में PO2 104 है, तो ग्रेडियंट जो बना है इसके अकॉर्डिंग कहां से कहां जाएगा O2, O2 कहां से कहां जाएगा, जल्दी बताओ। एल्वुलाई से ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड में आएगा। ब्लड। अब देखते हैं वो O2 आके यहाँ क्या तहलका मचाता है। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो, यहाँ पे PCO2 45 है और एल्वियोलाई में PO2 40 है, तो इस हिसाब से CO2 कहां से कहां जाना चाहिए, ब्लड टू एल्वियोलाई। तो अब देखते हैं वो कैसे जाता है। ठीक है, तो चलो पहले देख लो कौन आ जाएगा, O2। ये देखो O2 एल्वियोलाई से चला, जल्दी से बता दो जो 3% O2 है वो कहां आ जाएगा, 3% O2 तो डायरेक्टली प्लाज्मा में आकर डिसॉल्व हो जाएगा, प्लाज्मा। चलो जी, वही वहां पहुंचा था, पिछला डायग्राम में याद करो, मैं बोलता था 3% O2 है, वो वहां पहुंचा। अब यहां से 97% O2 कहां जाएगा, आरबीसी के पास। आरबीसी के अंदर। कितना परसेंट, अप्रोक्स 97% O2 चला गया आरबीसी के अंदर। सुना ध्यान से, मुझे एक बात जल्दी से बताओ, पहले टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता था उसके लिए डिसोसिएटिंग एजेंट की तरह कौन काम करता था,
H+, बहुत अच्छे। H+, अब मैं बता रहा हूं ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, मैं नीचे नाम लिख देता हूं, ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएटिंग एजेंट है O2। यस, इसका डिसोसिएटिंग एजेंट O2 होता है। O2 इसको ब्रेक करना चाहता है। जैसे O2 आता है तो इसमें से O2 इस पूरी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को ब्रेक करना चाहता है और CO2 को निकालना चाहता है, और CO2 निकल भी जाता है। नतीजा क्या होता है, जब ये आता है यहाँ पे तो ये एक्ट एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के लिए एक्ट एज डिसोसिएटिंग एजेंट, तो क्या होता है, ये टूट जाता है। HHB NHCOOH ये क्या करता है, CO2 रिलीज कर देता है। जाओ रे, CO2 निकल गया। CO2 निकलेगा तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ। HHB ऐसे लिख दूं, NH2HB, क्या यही हमने इसी के साथ O2 को बाइंड कराया था, याद करो। ठीक है जी, ये Yes, sir. निकल गया और CO2 यहां से रिलीज हुआ। कितना परसेंट CO2 है ये, जल्दी बताओ, कितना परसेंट CO2 है ये? 25% CO2 है। कितना परसेंट है? 25%। जल्दी बताओ इस CO2 कहां चल जाएगा, जल्दी बताओ इस CO2 कहां चल जाएगा? Alveoli में। भेज दें इसको एल्वेलाई में। जाओ रे तुम एल्वेलाई में, चलिए तुम एल्वेलाई में चल जाओ। आ गया ये 25% CO2 एल्वेलाई में। चलो नाउ, अब इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का O2 ने ब्रेकडाउन कराया ही क्यों था, उसको बाइंड होना था। तो क्या O2 अमीन ग्रुप के साथ बाइंड होता है? हेलो, अमीन ग्रुप के साथ होता है या आयरन +2 के साथ? बोलो। तो क्या अगर मैं आगे लिखूं तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं HHB, NH2 दिखाना छोड़ देता हूं अब, क्योंकि आपको पता ही है कि वो O2 NH2 के साथ बाइंड थोड़ी करता है, तो O2 दिखाना NH2 दिखाना छोड़ दिया। अब O2 के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, इसलिए तो उसको ब्रेक करवाया था वो। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HHBO2। क्या बनेगा ये, HHBO2। और क्या मैं बराबर ये कह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन का पोटेशियम एज अ कंपोनेंट होता है। चलो ठीक है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, उसका कंपोनेंट होता है। हीमोग्लोबिन में K+ अभी बाइंडेड है, उसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब सुनना, ये जो HHBO2 है ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं यहां तक की पूरी बात को फिर से रिपीट करता हूं, क्या हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है, सिंपल हुआ ये है कि जब ब्लड आया यहाँ पे तो ब्लड के पास CO2 बहुत ज्यादा था, 3 फॉर्मेट में CO2 था। एक तो प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें डिसॉल्व है। अच्छा, ये जो डिसॉल्व है 7%, क्या ये अपने आप चल जाएगा उधर? हेलो, हाँ, इसको कौन रोका? Yes, sir. ये अपने आप चल जाएगा उधर, 7% CO2 जो डिसॉल्व है। चलो जी, वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो O2 आया, क्योंकि O2 यहाँ पे लंग्स में ज्यादा है एल्वेओलाई में, तो जो O2 आया 3% O2 तो यहाँ आ गया। अब 97% O2 जब आया कहाँ, आरबीसी के अंदर, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के लिए एज अ डिसोसिएटिंग एजेंट एक्ट करने लगा, और उसको डिसोसिएट करवा के CO2 को निकलवा के ही माना। देन CO2 चला गया आरबीसी से प्लाज्मा, देन उसके बाद एल्वेओलाई, और उसके बाद उधर से बाहर निकल जाएगा एक्सपायरेशन में। नाउ अब क्या हुआ, बच क्या गया उसके साथ, बच गया ये NH2HB। ये NH2 तो इसी का पार्ट है, ये मैं इसलिए पहले लिख के दिखाता था क्योंकि उसके साथ CO2 बाइंडेड था और बाइंड करता था। अब मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, लिख रहा हूं HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड, उसके साथ O2 बाइंड कर रहा है और बन गया HHBO2, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मुझे जल्दी से बता दो, HHBO2 जल्दी से टूटेगा या स्लोली टूटेगा? स्लोली टूटेगा। है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्लोली टूटेगा। क्या बात है, बताओ। तो क्या बनेगा, H+HbO2-। अभी रुक जाओ, उसके साथ पोटेशियम कहां से आके बाइंड करेगा वो सब अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो क्या है, HHbO2, अभी पोटेशियम बाइंड कराएंगे। मैंने बोला ना हीमोग्लोबिन का उसका कंपोनेंट बन जाता है, अभी बनेगा, रुक जाओ। तो अभी क्या हुआ, H+ रिलीज हुआ, जल्दी बताओ। H+ जब रिलीज हुआ तो pH बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताओ, pH बढ़ रहा है। अब फिर से क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही आएगा मोर्चा संभालने के लिए। तो कैसे आएगा, सुनना ध्यान से। क्या आपने एट टिश्यू लेवल इसके अंदर बहुत सारा KCl बनाया था, याद है किसी को, जिसमें से K आया था KHbO2 के ब्रेकडाउन से, याद है?
O2 रिलीज हुआ KHB, उसमें से पोटेशियम, और Cl आया था क्लोराइड शिफ्ट होकर अंदर NaCl के ब्रेकडाउन से, तो बहुत सारा KCl बना था, याद है आरबीसी के अंदर। जैसे ही पीएच बढ़ता है KCl डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीएच घटता है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ता है आरबीसी के अंदर एट एल्वेोलार लेवल, KCl ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है K+ और Cl- में, किसमें K+ और Cl- में। अब सुनना ध्यान से, ये K+ बाइंड करेगा HbO2- के साथ, K+ विल बाइंड टू HbO2-, क्या ये बन गया KHbO2 जो मैं वहां पे दिखाता था, हेलो, क्या ये बन गया Yes, sir. KHbO2? नाउ व्हाट अबाउट, अच्छा क्या पीएच मेंटेनेंस हुआ है अभी, क्या अभी पीएच मेंटेनेंस हुआ है? नो सर, नहीं हुआ है। No, sir. चलो अब देखते हैं पीएच मेंटेनेंस कैसे होगा। अभी कौन कौन नंगा घूम रहा है? H+ नंगा घूम रहा है, Cl- नंगा घूम रहा है। चलो जी, किसके लिए मेम्ब्रेन हाईली परमेबल है? क्लोराइड के लिए, Cl- क्लोराइड के लिए, ठीक है। क्लोराइड और SiO3- दोनों के लिए मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है। तो एक क्लोराइड आयन यहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है क्लोराइड आयन, जल्दी बताओ। क्लोराइड आयन जा रहा है प्लाज्मा, NaCO3 के पास, सोडियम बाइकार्बोनेट के पास प्लाज्मा में, और ये जाके उसको डिसोसिएट करवा दे रहा है, किसको? इस NaSO3 को डिसोसिएट करवा दे रहा है, कौन? Cl-। तो किस चीज में डिसोसिएट करवा रहा है? HCO3- और Na+। नाउ Na+ के साथ Cl- ने अपना पुराना जिंदगी वापस लौटाया, याद है, उसी के साथ था वो, NaCl बन गया, ठीक है जी। और SCO3- अब अकेला। SCO3 ने भी सोचा मैं जिसके नए आदमी के साथ आए उसने साथ नहीं निभाया, चलो पुराने आदमी के साथ चलते हैं, शायद वो वहां मेरा इंतजार कर रहा हो, और इसी चक्कर में इस SCO3- ने अपने पुराने घर लौट गया। और जब वो पुराने घर लौटी तो वो H+ को इंतजार करते पाई, ये H+ ऊपर दिख रहा है, H+ को इंतजार करते पाई, कौन? SCO3- और SCO3- उस H+ के साथ कंबाइन होके क्या बना ली, जल्दी बोलो, कंबाइन होके क्या बना ली? H2CO3. H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब बताओ जल्दी से, ये कार्बोनिक एसिड बनकर तैयार है, ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड। तो ये स्लोली टूटेगा, ये स्लोली टूटेगा या फास्ट टूटेगा? स्लोली स्लोली टूटेगा। एक बार बताओ, पहले भी एसिडिटी का प्रॉब्लम था अभी एल्वेोलार लेवल, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो धराधर रिलीज कर रहा था, पीएच फटाक चेंज हो रहा था, धराधर। इस चीज से बचने के लिए आरबीसी ने वीक एसिड बनाया, और वो वीक एसिड कौन? H2CO3। और H2CO3 जब तक टूटे तब तक तो H2CO3 को ही तोड़ दिया कार्बनिक एनहाइड्रेज ने, किसमें? H2CO3 को कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने ब्रेक कर दिया CO2 और वाटर में। वाटर तो वाटर है, वो वहीं रह गया, और ये CO2 कहाँ गया, जल्दी बताओ, ये CO2 कहाँ गया? कितना परसेंट CO2 है, जल्दी बताओ? 70%। 70%। अरे भैया ये वाला आया था, ये 70% CO2 देखो चल रहा है, 25% तो ये था भैया। तो क्या 100% का 100% CO2 अनलोडिंग हो गया? हेलो, क्या 100% का 100% Yes, CO2 sir. अनलोडिंग हो गया? क्या इस पूरे गेम में आपको ऐसा नहीं लगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड का एज ए बफर एक्ट कर रहा है? बफर क्या होता है? जब पीएच बढ़ना चाहे तो बढ़ने नहीं देंगे, और जब पीएच घटना चाहे तो घटने नहीं देंगे। एट टिश्यू लेवल भी यही हो रहा था, पीएच डिस्टर्ब होना चाह रहा था, उस समय भी मोर्चा हीमोग्लोबिन ने ही संभाला था, याद करो डायग्राम पिछला वाला। और एट लंग्स लेवल, एट एल्वेोलार लेवल, यहां पर भी पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, और अभी भी मोर्चा हीमोग्लोबिन ही संभाल रहा है। सो दैट हीमोग्लोबिन इज अ गुड बफर फॉर ब्लड। क्लियर है? मैं पूरी कहानी फिर से रिपीट करता हूँ। दिस इज द अनलोडिंग, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द अनलोडिंग। मैं पूरी कहानी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सी बात यह है कि जो O2 था, देखो पहले तो पहुंचा यहाँ पे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा तो चूंकि यहाँ पे एल्वेोलाई में O2 बहुत ज्यादा है, तो O2 3% तो प्लाज्मा में आकर डिसॉल्व हो गया, और उसके बाद 97% O2 आ गया कहाँ? इस आरबीसी के अंदर, जहां पे पहले से मौजूद है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो 25% CO2 को अपने साथ लेके आया हुआ है। इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के लिए O2 एज अ डिसोसिएटिंग एजेंट एक्ट करने लगा, और उसको डिसोसिएट करवाया तो पहले CO2 रिलीज हुआ, और जो CO2 रिलीज हुआ 25% CO2 था वो चला गया कहाँ?
एल्वियोलाई में, और उसके बाद वो एल्वियोलाई से बाहर चल जाएगा। नाउ अब क्या बचा HHB NH2HB। तो अब हम NH2 को नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा CO2 जा चुका है, हम उसी के लिए दिखा देते हैं। तो क्या है HHB हीमोग्लोबिनिक एसिड, उसके साथ O2 बाइंड किया तो क्या बना HHbO2, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि बहुत तेजी गति से H+ कंसंट्रेशन रिलीज करेगा और आरबीसी का पीएच डिस्टर्ब होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे ये H+ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, तो KCl तुरंत ब्रेक होगा और K+ और Cl- रिलीज होगा। K+ क्या करेगा, इस HbO2 के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, यही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो टूटा था एट टिश्यू लेवल, याद करो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। नाउ Cl- क्या करेगा, Cl- विल मूव टू प्लाज्मा, जहां पे जाके वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिसोसिएट कराएगा, जहां 70% CO2 फंसा हुआ है। नाउ Na+ के साथ Cl- अपना पुराना जिंदगी बसा लगा NaCl। नाउ ये जो 70% CO2 है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, वो आ जाएगा कहां, इस आरबीसी के अंदर, और वो H+ के साथ, वो H+ जो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो इसके HHbO2 के टूटने के साथ आया था, उस H+ के साथ H2CO3 क्या कर लेगा, H2CO3 मैच क्या कर लेगा, H2CO3 बना लेगा। नाउ H2CO3 कार्बोनिक एनाइड्स के प्रदेश में टूट जाएगा CO2 और वाटर में, और ये 70% CO2 है, और ये CO2 चला जाएगा कहां, इन द एल्वियोलाई, और फाइनली क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से होता है CO2 अनलोडिंग एट एल्वियोलाई लेवल। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोराइड शिफ्ट कहां हुआ था, एट द लेवल ऑफ टिश्यू और एल्वियोलाई? क्लोराइड शिफ्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी कहां हुआ था, एट द लेवल ऑफ टिश्यू। यहां क्या हो रहा है, यहां भी क्लोराइड मूव कर रहा है, मगर कहां से कहां मूव कर रहा है क्लोराइड है, ये तो कोई क्लोराइड इधर से इधर मूव करके आया, ये क्लोराइड ही ब्रेक डाउन करवाया किसका, NaCO3 का। ये है आरबीसी टू प्लाज्मा। तो क्या मैं इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोल सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और सुनना ध्यान से, फिर से यहां पे वही हुआ, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से फिर SCO3- अंदर आया है, यहां उल्टा हुआ है, यहां क्लोराइड बाहर गया तब SCO3- अंदर आया है। अब सुनना, इस रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को भी एक्सप्लेन हमबर्गर्स ने ही किया, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हमबर्गर्स फिनोमिना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दो में से एक चूज करना हो तो क्या चूज करते हैं, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हमबर्गर्स फिनोमिना। नाउ अब एक इफेक्ट आता है हेल्डेंस इफेक्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वाला हेल्डेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और इवोल्यूशन वाला हेल्डेन ये फादर और सन है, दोनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है, क्या कहता है, अच्छा बोर इफेक्ट क्या कहता था, बताओ कोई बच्चा, बोर इफेक्ट क्या कहता था, बोर इफेक्ट क्या समझाता था? CO सही बोल रहा है, बोलो। O2 का CO2 का इफेक्ट, CO2 का CO2 का इफेक्ट बढ़ाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन सर। के ब्रेकडाउन पर, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट जस्ट उसका रिवर्स है। हेल्डेन इफेक्ट एक्सप्लेन क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ, इट अफेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ O2 concentration in alveoli on, किस पे प्रभाव, on breakdown of what, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दिस इज हेल्डेंस इफेक्ट। अब मुझे बताओ हेल्डेंस इफेक्ट कहां लगता है, टिश्यू लेवल और एल्वेलाई लेवल, एल्वेलाई लेवल। और बोर इफेक्ट कहां लगता है, बोर इफेक्ट लगता है टिश्यू लेवल। चलो मुझे एक बार जल्दी से बता दो, अकॉर्डिंग टू हेल्डेंस, हेल्डेन इफेक्ट जो है आपको मैंने बता दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू हेल्डेंस ये क्या कहता है कि O2 कंसंट्रेशन प्रभावित करेगा कार्ब हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को। तो कैसे, मुझे एक बार बताओ, अगर ज्यादा O2 आएगा एल्वेलाई में, अगर ज्यादा O2 है, ज्यादा O2 आएगा अगर आरबीसी के अंदर, तो मुझे बताओ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा या कम, ज्यादा। और अगर कम O2 आ रहा है, कम O2 आ रहा है आरबीसी के अंदर, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा या कम, कम। कम। दिस इज हेल्डेंस इफेक्ट। थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं और लेवल बढ़ाऊं, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू हेल्डेंस इफेक्ट, if there is more transfer of O2 from alveoli to blood, then pH will be more changed or less changed। मतलब pH ज्यादा प्रभावित होगा या कम प्रभावित होगा,
ज्यादा होगा। ज्यादा प्रभावित होगा। ज्यादा। अब मुझे बताओ पीएच जो प्रभावित होगा तो पीएच घटेगा बहुत ज्यादा या पीएच बढ़ेगा बहुत ज्यादा? घटेगा बहुत ज्यादा। घटेगा। पक्का श्योर हो? यस। घटेगा बहुत ज्यादा। Yes, sir. और क्यों घटेगा? क्योंकि अगर ज्यादा O2 आया है तो इसका मतलब ज्यादा डिसोसिएशन हुआ कार्ब अमीनोग्लोबिन का, तो ज्यादा HHB ज्यादा O2 के साथ बाइंड किया है, तो ज्यादा HHBO2 बना होगा, तो ज्यादा H+ रिलीज करेगा, तो पीएच बहुत कम होगा। इसका जस्ट उल्टा सोचो, अगर कम O2 आया है, कम O2 अगर आया है तो कम ही कार्ब अमीनोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा, तो कम ही HHBO2 के साथ बाइंड करेगा, तो कम ही HHBO2 बनेगा, तो कम ही H+ रिलीज होगा, तो पीएच बहुत कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेंस इफेक्ट। कितनों को समझ में आ गया हेल्डेंस इफेक्ट और बोर्ड इफेक्ट में क्या अंतर है? जस्ट रिवर्स है दोनों। कितनों को समझ में आ गया हेल्डेंस इफेक्ट? हाथ करो जल्दी से। दिस इज हेल्डेंस इफेक्ट। यही हेल्डेंस इफेक्ट जो अप्लाई होता है एट द लेवल ऑफ लंग्स। यही अनलोडिंग, बस हो गया, अनलोडिंग खत्म, CO2 ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया। अब क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है, आपकी नोट्स में बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई है CO2 अनलोडिंग के बारे में। तो आपको क्या है, मैं अभी आपके सामने आपका नोट्स रीड करता हूं और एक एक करके मैं वहां पे देख लेता हूं कितना थ्योरी लिखा हुआ है। जहां तक मुझे याद है कि नोट्स में ज्यादा थ्योरी लिखा हुआ नहीं है। कहां गया नोट्स? अरे नोट्स ही नहीं है, किधर गया? चलो खोल लेते हैं फिर से, ठीक है। तो सीधी सीधी से बात यह है कि CO2 अनलोडिंग में मेन रोल कौन प्ले करेगा? O2 ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कार्ब अमीनोग्लोबिन को ब्रेक करवाएगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा कार्ब अमीनोग्लोबिन ब्रेक होगा तो उसमें से HHB ज्यादा फ्री होगा, तो उसके साथ O2 ज्यादा बाइंड करेगा, तो HHBO2 ज्यादा बनेगा, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तुरंत टूटता है, तो H+ ज्यादा रिलीज होगा। अब क्या होगा कि ये H+ जो रिलीज हुआ ये एक्चुअली बाइंड ही करना चाह रहा था, ये H+ जो रिलीज हुआ इसको मेंटेन करने के लिए अब क्या होगा, KCl टूटेगा, KCl टूटेगा, Cl- बाहर जाएगा, SO3- अंदर आ जाएगा। ये K+ क्या करेगा? ये अच्छा एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, सुनना ध्यान से, आगे वो डायग्राम। एक चीज और बता दूं, क्या आपको ये याद है कि कुछ KCl भी बना था? हेलो, सॉरी, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बना था, याद है? वो भी टूट जाएगा यहाँ पे। यस सर। K+ और SO3- में वो टूट जाएगा, और फिर से वही बात, ये SO3- ये SO3- यहाँ आ जाएगा, और ये K+ यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये है पूरा कंप्लीट डायग्राम CO2 अनलोडिंग का, आप नोट्स में ये बनाना, ठीक है। चलो अब आ जाए एक बार थ्योरी पे। तो थ्योरी में क्या है कि CO2 अनलोडिंग में ज्यादा कंटेंट नहीं है आपके नोट्स में। देखो हेल्डेंस इफेक्ट क्या है, पहले देख लो एक बार CO2 अनलोडिंग। तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम को मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे नया डायग्राम बना के चिपकाओगे जो मैंने उधर बनाया है, ठीक है। तो देखो थ्योरी इतना ही है, इतना ही थ्योरी है। तो एक काम करोगे, मैं बोल के लिखवा देता हूँ, O2 ट्रांसपोर्ट कल पढ़ा दूंगा, मैं थ्योरी बोल के लिखवाता हूँ, जल्दी से पेज लो, 9 मिनट समय है, पूरा लिख लो। हेल्डेंस इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनोग्लोबिन एंड NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एट एल्वियोलाई लेवल इज ड्यू टू हाई PO2 की वजह से, मतलब ज्यादा O2 वहां पे, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हेल्डेंस इफेक्ट। इन दिस ऑक्सीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इस लाइन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ऑक्सीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट कैसे कर रहा है इस फिनोमेना के लिए। तो सुनना ध्यान से, इधर आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ। ऑक्सीमोग्लोबिन कौन है? ये है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कहां गया? ये है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक्चुअल में ऑक्सीहीमोग्लोबिन पूरा ये है कि HbO2। लेकिन एक बार बताओ, क्या HbO2 यहीं पे बन गया था? यस और नो? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जितना ज्यादा यहां बनेगा उतना ज्यादा यहाँ पे pH चेंज होगा।
जितना ज्यादा पीएच चेंज होगा फाइनल चल के आगे वहां पे उतना KCl टूटेगा, उतना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। तो इसलिए क्या बोलता है एनसीईआरटी कि KHbO2 यानी कि मतलब कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, भावनाओं को समझिए, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड ये HbO2। तो अगर ये ज्यादा होगा इसका मतलब कि PO2 ज्यादा है और इसका मतलब पीएच चेंज ज्यादा आ रहा है। और अगर O2 ज्यादा है मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा H प्लस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा O2 यहाँ आया है और ज्यादा कार्ब अमीनोग्लोबिन को तोड़वाया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं उस लाइन को? वो लाइन उल्टा करके लिखा है एनसीईआरटी ने कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब अमीनोग्लोबिन। तो उल्टा करके समझो कि अगर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना है, ज्यादा से ज्यादा H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा HHB आया है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कार्ब अमीनोग्लोबिन टूटा है, इसका मतलब ये है कि O2 ज्यादा से ज्यादा आया है यहाँ पे। दिस इज कितनों को समझ में आया अभी जो मैंने बोला है? जल्दी बोलो, कितनों को समझ में आया? आ गया सभी को? जल्दी से CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में एक एक करके लाइन लिख लो, चाहे रफ में लिख लो, नोट्स में ऐड कर लेना। कल ही लिखवा दूं क्या? कल ही लिखवा दूं? बोलते बोलते थक गया हूं, कल ही लिखवा देता हूं। एनसीईआरटी पढ़ लेना पूरा, डायग्राम का फोटो ले लो, कल एक साथ लिख लेना। समझा तो दिया ही, थ्योरी लिखवाना 5-7 मिनट का काम है, कल लिखवा दूंगा। चलो कल O2 ट्रांसपोर्ट समाप्त कर लेंगे हम। आज आपको मैंने CO2 ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया है, तो आज आप क्या करोगे? पेज नंबर 274 से पेज नंबर 275, यहाँ पे हेडिंग दे रखा है, हेडिंग नंबर 17.4.2, इसको पूरा पढ़ लेना। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पढ़ लेना, फिर आपका ये टॉपिक कल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में खत्म कर दूंगा। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अभिषेक? नो सर। रिभा? नो सर। सृष्टि? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क ये है, दोनों डायग्राम लोडिंग अनलोडिंग, नया डायग्राम आपकी कॉपी में चिपकेगा कल।